Happy New Year to all of you. Wish this 2022 brings lots of success, happiness and prosperity in all our life. And इस लेक्चर के एंड के अंदर मैंने एक मैसेज ड्रॉप करा है, टेक अ लुक, आप सभी के लिए। उससे पहले एंड में जाने से पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखो, आज का जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं या फिर जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन यानी इंडिया की बात करेंगे और उसके राज्यों की बात करेंगे। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले पार्ट के अंदर हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, जहाँ पर यूनियन और इसकी टेरिटरी के बारे में बात करी गई है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल, जो कि जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमारे पास आर्टिकल है 1 से 4, उनको देखेंगे वो क्या क्या आर्टिकल्स हैं। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो स्टेट्स हैं। आज के जो प्रेजेंट स्टेट में आप ये देख रहे हो, स्टेट्स जो इनिशियल स्टेज में थे वो वहाँ पर ऐसे नहीं थे। ना हमारे पास गुजरात का ये एरिया डिफाइन था, ना हमारे पास महाराष्ट्र का था, ना मध्य प्रदेश का ऐसा एरिया था, ना छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ नहीं था, झारखंड नहीं था उस टाइम पे, उत्तराखंड हमारे पास नहीं था। ठीक है, तो ये स्टेट्स कैसे बने, कौन कौन से ईयर के बने, इनके अंदर क्या फॉर्मेशन आई, तो उस टाइमलाइन को समझेंगे। मैप्स के थ्रू देखेंगे कि हमारे मैप्स में क्या क्या धीरे धीरे किस ईयर के वाइज कौन कौन से चेंजेस आते गए। तो स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सी स्पीड को ज़्यादा रखूँगी, और अगर आपको स्पीड में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको मतलब वहाँ पे स्पीड जाके सेलेक्ट करके उसको स्लो भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं यूनियन और इस टेरिटरी की। इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर जो आर्टिकल्स हैं जो इस पार्ट से डील करते हैं वो है 1 से 4, जो कि मैंने पहले बताया था। और ये कहाँ पे मेंशन है, ये पार्ट 1 के अंदर मेंशन है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमें ये पता है कि आर्टिकल 1 से 4 जो कि पार्ट 1 के अंदर मेंशन है वो किससे डील कर रहे हैं, यूनियन और उसकी टेरिटरी यानी कि इंडिया और उसके राज्यों से, भारत और उसके राज्यों से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स rather देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले तो ये लाइन समझो कि जो आर्टिकल 1 है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इंडिया को, जो कि क्या है, भारत है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। अब यहाँ पे ये जो यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा गया, इसको हम नेक्स्ट बार थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो आर्टिकल 1 है इसने दो चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले तो बताया है नेम ऑफ द कंट्री। नेम ऑफ द कंट्री इंडिया, दैट इज़ भारत, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे जो देश का नाम दो चीज़ों में बता रखा है कि इंडिया भी है और भारत भी है। दूसरा उसने बताया है टाइप ऑफ पॉलिटी। टाइप ऑफ पॉलिटी हमारी यहाँ पे क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे देखो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, दिस प्रोविजन डील्स विद टू थिंग्स, नेम ऑफ द कंट्री एंड टाइप ऑफ पॉलिटी। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें सिर्फ दो चीज़ों के बारे में पता चलता है इस लाइन से, एक तो हमारी कंट्री के नेम के बारे में और उसकी पॉलिटी। नेम है इंडिया, दैट इज़ भारत, और जो पॉलिटी है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा गया, इसका रीज़न है। देखो इस चीज़ को यहाँ पे मैं समझा दूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए मेरे पास एक स्टेट है, बी मेरे पास एक स्टेट है और सी मेरे पास एक स्टेट है, तीन स्टेट है। अब क्या हुआ कि ए के पास बहुत छोटा सा एरिया है, बी के पास भी बहुत छोटा एरिया है, सी के पास भी बहुत छोटा एरिया है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि चलो हम ऐसा करते हैं कि हम सारे मिलके अपना अपना कुछ पावर देकर एक स्टेट बनाते हैं, एक पूरा फुल स्टेट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी सी ने एग्रीमेंट करा आपस में कि हम क्या मिलाते हैं, यानी कि ए से पावर मिल रहा है अमेरिका को, बी से पावर मिल रहा है अमेरिका को, सी से पावर मिल रहा है अमेरिका को। यही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि अमेरिका के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, मतलब स्टेट्स हैं बेसिकली, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट कर रखा है कि हम मिलके एक कंट्री बनाते हैं, उसको हमने क्या नाम देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, हमारे पास इंडिया है। इंडिया बहुत बड़ा था तो इंडिया ने सोचा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ज्यूरिडिक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको परफॉर्म करने के लिए ऐसा करता हूँ, मैं अपना पावर थोड़ा सा ए को दे देता हूँ, अपना पावर थोड़ा सा बी को दे देता हूँ और अपना पावर थोड़ा सा सी को दे देता हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पावरफुल इंडिया है, जो इंडिया अपना पावर किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, बी को दे रहा है और सी को दे रहा है। लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है, स्टेट्स मिलके पावर दे रहे हैं। यहाँ से
यूं पावर जा रहा है और यहाँ पे यूं पावर आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। अमेरिकन में वही चीज़ बताई कि यहाँ पे एबीसी ने एग्रीमेंट कर लिया है कि हम अमेरिका एक स्टेट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इंडिया ने ये एग्रीमेंट करा कि मैं थोड़ा सा पार्ट ए को दे दिया, थोड़े से पावर और एरिया बी को दे दिया, थोड़ा सा पावर और एरिया सी को दे दिया। ठीक है। दूसरी बात, अब ए ने क्या करा, इस बी से लड़ाई कर ली, इन दोनों में फाइट हो गई। ठीक है। अब फाइट हो गई तो ए ने बोला कि ए की बी से फाइट हो गई, अब इन दोनों में तो फ्रेंडशिप थी बी और सी में, तो बी और सी में फाइट, तो बी और सी में फ्रेंडशिप थी, तो बी ने अगर ए से लड़ाई करी तो सी ने भी बोला भाई तू ए से मतलब बी से लड़ाई करता है, मेरी भी और तेरी भी लड़ाई हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ने बोला ठीक है तो मैं अब अलग चला जाता हूँ, तो ए यहाँ से अलग निकल गया। अब अमेरिका किसका बच गया, सिर्फ बी और सी का। वहीं ए ने सेम यहीं पे कंडीशन बी से लड़ाई करी, बी से लड़ाई करी तो ऑटोमेटिकली उसकी सी से भी लड़ाई हो गई क्योंकि बी और सी फ्रेंड थे। तो ए ने बोला मैं यहाँ से अलग हो जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से अलग हो जाता हूँ। तो इंडिया ने बोला क्यों, कैसे अलग हो जाते हो। इंडिया ने यहाँ पे ऐसा करने से रोक दिया। देखो यहाँ पे अमेरिका की जब हम बात करेंगे तो अमेरिका के पास, अमेरिका ए ने बोला मैं अपना पावर ही नहीं दे रहा, मतलब मैं अपनी जो कंडीशंस वगैरह अमेरिका को देना चाहता हूँ, मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं अलग हो गया। तो अमेरिका इसे रोक नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये पावर दे रहा है अमेरिका को बनाने के लिए, तो इसलिए ये अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पावर ऊपर से आ रही है, इंडिया दे रहा है ए को, तो ये बोल रहा है, इंडिया ने बोला कैसे अलग हो जाता हूँ भाई, तुम्हारे पास तो कोई पावर ही नहीं है, तुम्हारे पास इस बात का कोई राइट ही नहीं है कि तुम अलग हो जाओ, तुम्हें कैसे भी करके मैनेज करके बी और सी के साथ यहीं पर रहना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। सेकेंड पॉइंट बोलता है द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीक फ्रॉम द फेडरेशन ऑफ यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल, ये टूटा नहीं जा सकता, ये यहाँ से अलग होके नहीं जा सकता क्योंकि इंडिया ने ऐसी बात मना कर दी है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स का यूज इसलिए करा इस वर्ड का, सबसे पहली बात क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स में आपस में एग्रीमेंट नहीं हुआ कि हम मिलके एक फेडरेशन बनाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है स्टेट के पास कि वो अलग होकर खड़ा हो जाए कि मैं यहाँ से अलग होना चाहता हूँ, मैं स्टेट नहीं, मैं एक कंट्री बनना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान अलग हो जाए और राजस्थान बोले नहीं मैं तो राजस्थान एक कंट्री बनाना चाहता हूँ, तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट्स के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो अलग होके अपनी कंट्री बना लें खुद की। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बोला है यहाँ पे, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब बात करते हैं आर्टिकल 1 एग्जैक्टली कहता क्या है, वो किस किस चीज़ की बात करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 1 कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, राज्य की भूमि, राज्य के अंदर जो टेरिटरीज आ रही हैं, यूनियन टेरिटरी यूटी जो हमारे पास है, टेरिटरीज दैट में बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, जो कि गोवा है, पौंडीचेरी है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 1 है वो 3 तरह की भारत की टेरिटरीज को डिफाइन करता है, एक तो स्टेट की, एक यूनियन टेरिटरीज की, और जिनको गवर्नमेंट ने एनेक्स कर लिया है, गवर्नमेंट ने अपने एक्वायर कर लिया है अपने टाइम पर। अब यहाँ पे भी देखो एक वर्ड यूज़ करा गया है द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ना कि यूनियन ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो सिर्फ स्टेट्स की बात करता है, लेकिन यहाँ पे जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया बात करता है स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज की, और उन सारी टेरिटरीज की जिनको गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक्वायर कर लिया है किसी भी तरह से। तो इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल 1 में क्या लिखा था, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। To the territory of India is a wider expression than Union of India because the latter includes only state while formal includes not only state but also union territories and territories that may be acquired by the government of India at any time। इसलिए हमने territory of India को यूज़ करा है। देखो द स्टेट्स आर द, ये चीज़ सबको पता है, स्टेट हमें पता है, हम सबको ये चीज़ पता है, नहीं पता तो देख लो, शॉर्ट में बता रही हूँ अभी, बाद में जब आगे चलेंगे तब ये देखेंगे। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट और दूसरी है कॉन्करेंट। स्टेट सेंटर के पास कुछ पावर दे दी है, स्टेट के पास कुछ पावर दे दी है, कॉन्करेंट के पास कुछ पावर दी है। स्टेट जैसे सब स्टेट जो सेंटर के पास है उस पर सेंटर कानून बना सकता है, जो स्टेट के पास उस पर स्टेट के पास पावर है, और कॉन्करेंट जिसपे ये दोनों मिलके कानून बना सकते हैं। शेड्यूल 7 ये कहता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, द स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ अ फेडरेशन सिस्टम, फेडरल सिस्टम एंड शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद द सेंटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, तीनों में चीज़ों में बांट रखी है।
और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, द यूनियन टेरिटरीज एंड द एक्वायर्ड टेरिटरीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चीज़ हमें पता है कि जो यूनियन टेरिटरी है वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव करी जाती है, सेंट्रल के द्वारा। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन पे डायरेक्टली कंट्रोल कौन सा होता है, किसका होता है, वहाँ पर सेंट्रल का होता है। अब देखो, एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि गवर्नमेंट टेरिटरीज दैट आर एक्वायर्ड बाय द इंडिया। तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल लॉ है जो ये कहता है कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को एक्वायर कर सकती है, बट कंडीशंस होनी चाहिए, ऐसे फोर्सफुली नहीं कर सकती। कंडीशंस क्या क्या थी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, किसको रिकॉग्नाइज करता है? सबसे पहला होता है सेशन। सेशन बोलता है ट्रीटी, परचेज, गिफ्ट, लीज और प्लेबिसाइट। देखो, सेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी मर्जी से, जैसे फ्रेंडली एग्रीमेंट कर लिया, फ्रेंडली एग्रीमेंट हो गया दोस्ती में, प्लेबिसाइट हो गया, परचेज कर लिया, गिफ्ट दे दिया, तो कोई भी टेरिटरी यहाँ ठीक है, फ्रेंडली एक तरह से सेशन मतलब फ्रेंडली एग्रीमेंट, दोस्ताना बिहेवियर नहीं होता कंट्रीज़ के बीच में, वैसे बहुत देखने को ना के बराबर मिलता है। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश में अभी ऐसा हुआ भी है रिसेंटली। तो सेशन हम अपनी मर्जी से देना चाहते हैं। दूसरा ऑक्यूपेशन, जो कि बोलता है कि ऐसा पार्ट जिसको अभी तक किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं करा है, वहाँ पे कोई भी स्टेट या फिर कोई भी कंट्री का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है। दूसरा तीसरा होता है यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट होता है जीत कर। जीत कर यानी कि पहले मिडाइवल और एंशियंट टाइम्स के अंदर जो होते थे किंग्स हुआ करते थे, और अभी भी हैं। रशिया ने क्रीमिया को ले लिया है अपने अंडर। तो चाइना है, चाइना ने तिब्बत को कर रखा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड के अंदर अगर अपन देखने जाएंगे। तो कॉन्क्वेस्ट होता है वॉर्स के अंदर हरा के आप जीत लो। सब्जुकेशन होता है फोर्सफुली किसी को दबाकर उसकी हथिया लेना, उसकी टेरिटरीज को हथिया लेना, तो वो सब्जुकेशन कहलाता है। तो जो बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ। इंडिया किसके द्वारा एक्वायर कर सकता है? चार तरीके से। एक तो सेशन, ऑक्यूपेशन, कॉन्क्वेस्ट एंड सब्जुकेशन। आर्टिकल 2। अब आर्टिकल फर्स्ट देख लिया। आर्टिकल फर्स्ट ने जो तीन बात करी थी, इंडिया की टेरिटरी के, यूनियन टेरिटरी के और गवर्नमेंट एक्वायर करती है उसको, और टेरिटरी ऑफ द इंडिया क्यों कहा गया था उसकी बात करी थी। अब देखो आते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। empowers the parliament to admit into the union of India or establish new state on such a terms and condition as it thinks fit। देखो यहाँ पे जो आर्टिकल 2 है, वो आर्टिकल 2 किसकी बात करता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एडमिट कर ले यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट या फिर कोई भी नया स्टेट बना दे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि हम आर्टिकल 2 की जो बात कर रहे हैं ना, ये उन चीज़ों की बात कर रहा है जो इंडिया के कंट्रोल में अभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये इंडिया है ना, तो यहाँ पे म्यांमार है, तो यहाँ पे म्यांमार का कोई एरिया है, तो ये जो आर्टिकल 2 है ये इसकी बात करेगा। ठीक है, कि जो इंडिया के अभी कंट्रोल में नहीं है। देखो यहाँ पे, ग्रांट टू पावर्स टू द पार्लियामेंट, द पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। इट रेफर्स टू द एडमिशन ऑफ स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। यहाँ पे कोई स्टेट है जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको ये अपने अंदर ले ले। द पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट रेफर्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर। यहाँ पे कोई स्टेट ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे म्यांमार से उसने काट के एक स्टेट बना दिया और उसको अपने अंदर ले लिया। मैं जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसको अपने अंदर ले लेगा। या तो स्टेट, या तो वो ले लें जो ऑलरेडी स्टेट लाया करता है उसको ले लिया, या फिर नया स्टेट बना के उसको अपने अंदर ले लिया। ठीक है, तो आर्टिकल 2 ने ये कहा। आर्टिकल 3 क्या कहता है? ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम वन स्टेट और फ्रॉम एनी स्टेट, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी वही चीज़ है, न्यू स्टेट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए एक स्टेट है, तो इंडिया ने क्या करा, यहाँ पे बी एक स्टेट है, तो ए बी ने ए की ये वाला थोड़ा सा पार्ट इसने बी को दे दिया, तो ए को तो अब छोटा कर दिया लेकिन बी को यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, या फिर पहले ए की बाउंड्री ऐसी थी लेकिन अब ए की बाउंड्री ऐसी कर दी। तो ये वाली जो चीज़ें होती है ये आर्टिकल 3 कहता है। नया स्टेट बना भी सकते हैं। अब यहाँ पे ए की बाउंड्री जैसे ये कर दी ना, तो यहाँ पे बोला ये वाला जो एरिया है ये सी है, तो ये नया स्टेट बना भी सकते हैं, एरिया को ऑल्टर करके उसको बढ़ा के कैसे भी करके। ये बात कौन करता है? आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 में तीन चीज़ें हैं, चार चीज़ें हैं एक्चुअली में। एक तो है इंक्रीज द एरिया, बढ़ा सकता है, डिमिनिश द एरिया, घटा सकता है, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, बाउंड्री ऑल्टर कर सकता है, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द नेम, नेम भी चेंज कर सकता है किसी स्टेट का। ठीक है,
बहुत सारे स्टेट्स के अभी नेम्स चेंज हो रहे हैं, तो ये यहीं पे रिलेटेड होता है। अब देखो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बेसिक डिफरेंस क्या है। रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, मैंने बताया था ना ये म्यांमार के यहाँ का पार्ट है। तो आर्टिकल 2 किसको डील करता है, उस पार्ट को जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है। रिलेट्स टू द फॉर्मेशन और द चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश था, यहाँ पे आंध्र प्रदेश था, उसके दो हिस्से कर दिए, एक को बना दिया तेलंगाना, एक को दिया आंध्र प्रदेश। तो ये आर्टिकल किससे डील करा, 3 से। यानी 3 की जब हम बात करेंगे तो भारत के अंदर जो चेंज हो रहा है, मतलब इसकी टेरिटरी के अंदर जो चेंज हो रहा है वो चीज़, और जो आर्टिकल 2 है वो बात करेगा जो भारत के बाहर चेंज हो रहा है। यानी ऐसी चीज़ जो अभी यूनियन ऑफ इंडिया के पास नहीं है, लेकिन उसने जो अपने बाहर का आउटर साइड का जो एरिया है उसको एक्सेस करा है, उसको अपने एक्वायर्ड करा है। तो बात करेंगे हम किसके, आर्टिकल 2 की। देखो अब आर्टिकल 2 3 हो गया। अब लेकिन आर्टिकल 3 जो था उसने कुछ कंडीशंस लाए। आर्टिकल 3 क्या कहता है, उस कंडीशंस को देख लो। सबसे पहली कंडीशन ये बोली गई, अब बिल मैं अगर शॉर्ट में समझा देती हूँ आपको, फिर उसके बाद ये रीड कर लेंगे। देखो क्या बोलते हैं आर्टिकल 2 2 मेन 2 कंडीशंस रखता है। सबसे पहले बोलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है ए, ठीक है, ए स्टेट है। अब मैंने बोला कि मुझे इसका नाम करके चेंज करके बी रखना है। तो ये जो बिल होगा ये सबसे पहले किसको पास कराया जाएगा, ये पार्लियामेंट में जाने से पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा उनकी रिकमेंडेशन के लिए। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के पास गया। तो जैसे ही ये प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वापस इस स्टेट को ये भेजेंगे एक बार बताने के लिए कि आप ये देख लिए हम ऐसा नाम चेंज करना चाहते हैं। फिर जैसे ही ये स्टेट के पास भेज दिया एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे बोलिए 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए भेजा, तो ये अपनी एडवाइस जो भी देगा, एडवाइस देता है नहीं देता, जो भी होगा उस पीरियड होने के बाद ये वापस फिर किस में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, पार्लियामेंट में। फिर पार्लियामेंट में वोटिंग हुई, फिर ये लोकसभा या राज्यसभा जिसमें भी पास हुआ है उन दोनों, इस एक हाउस में पास होगा, फिर दूसरे हाउस में पास होगा। और अगर ये पास हो जाता है तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। उस बिल को पास करके वो चीज़ क्या बन जाएगी, हमारे पास एक्ट बन जाएगी। ठीक है, ये प्रोसीजर इन्होंने बताया है। दूसरी बात ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार भेज दिया रिकमेंडेशन करने के लिए, वो पास नहीं हुआ, फिर दूसरी बार उस स्टेट ने वापस से भेजा, फिर तीसरी बार भेजा, चौथी बार भेजा। तो प्रेसिडेंट को ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार भेजी गई बात को, जैसे एक बार भेज दिया, एक बार स्टेट को इन्फॉर्म कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जितनी बार वो सेम बिल रिपीट हो उसको स्टेट की रिकमेंडेशन के लिए भेजे। पहली बात। दूसरी बात, देखो स्टेट यहाँ पे कुछ भी कहे, स्टेट बोले हाँ हम इस बात के लिए रेडी हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बोले नहीं हम इस बात के लिए रेडी नहीं है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट और जो पार्लियामेंट है वो स्टेट की चॉइस मानने के लिए कि हाँ है या फिर नहीं है उसके लिए बाउंड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो एक बार इस चीज़ को यहाँ पे ये लिखा गया है, अब इसको एक बार देख लो। अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने बताया सबसे पहले किसको ही जाएगा, तभी ये इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट में जब हमने किसकी रिकमेंडेट करा है उसको, प्रेसिडेंट के लिए। ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर। देखा, ये प्रेसिडेंट किसको रेफर करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर को, कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक फिक्स पीरियड के टाइम पे कि आप अपने जो व्यूज़ हैं वो चीज़ बता दो। ठीक है, फिर उसके बाद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट इंक्लूडिंग द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और द यूनियन टेरिटरी बाय यूनिटिंग अ पार्ट और एनी स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है कि वो नया स्टेट बनाना चाहती है, ऑल्टर करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है। फिर यहाँ पे द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them। मैंने वो चीज़ बोली थी, स्टेट लेजिस्लेचर क्या बोलता है उससे वो बाउंड नहीं है, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, किसकी मर्जी है, पार्लियामेंट की और प्रेसिडेंट की, इफ़ द व्यूज़ आर रिसीव्ड इन टाइम। अगर व्यूज़ टाइम पे भी रिसीव हो गए हैं तब भी वो उनकी चॉइस पे बाउंड नहीं है। It is not necessary to make a fresh reference to the state legislature every time an amendment to the bill is moved and accepted in the parliament। मैंने वही बताया, पहली बार भेज दिया लेकिन दूसरी, तीसरी बार, चौथी बार फ्रेश रेफरेंस स्टेट लेजिस्लेचर को इट इज़ नॉट नेसेसरी।
नेसेसरी नहीं है कि हमेशा एक फ्रेश रेफरेंस भेजा जाए किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को. इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू कंसर्न लेजिस्लेचर टू ascertain its view and the parliament can itself take an action as it deems fit. यूनियन टेरिटरी के पावर किसके पास होता है, सेंट्रल के पास होता है. सेंट्रल के पास होता है यानी पार्लियामेंट के पास होता है. तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे तो स्टेट को यूनियन टेरिटरी के मामले में तो स्टेट को मतलब जो प्रेसिडेंट और जो पार्लियामेंट है उसको इन्फॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, इनके कंसर्न लेने की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इनका जो लेजिस्लेचर है उससे. द पार्लियामेंट कैन रिड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल. ठीक है, ये सारा किसके पास है पावर, पार्लियामेंट के पास. वो रिड्रॉ कर सकती है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल. हेंस द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड existence of any state is not guaranteed by the constitution. India is an indestructible union of destructible state. इस चीज़ को समझ लो तो ये चीज़ भी समझ आ जाएगी. देखो क्या, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ. इंडिया है, अपन सबको पता है. अभी रीसेंट एग्जांपल ले लेते हैं. रीसेंट एग्जांपल की मैं बात करूँ तो ये मेरे से इंडिया का मैप बनाया मैंने थोड़ा सा. ठीक है, कंसिडर, प्लीज़ कंसिडर इट, है ना. देखो यहाँ का एरिया जम्मू कश्मीर कर दिया गया है और यहाँ का एरिया लद्दाख का कर दिया गया है पूरा, ये चीज़. अब मुझे एक बात बताओ कि क्या पहले ये बाउंड्री थी क्या, नहीं, ये बाउंड्री तो अभी बनी है ना. तो ये जो बाउंड्री अभी बनी है ऐसी पहले थी क्या, नहीं थी, पहले ऐसा तो कुछ नहीं था. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्ट हुए कि नहीं हुए. डिस्ट्रक्ट की जो 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 भी हमारे पास स्टेट थे उनकी बाउंड्रीज चेंज हुई कि नहीं हुई. तो वही चीज़ ये यहाँ पे कहने का मेंशन करने की कोशिश कर रहा है कि जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं लेकिन जो यूनियन है, यूनियन डिस्ट्रक्टिबल नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे देखो इंडिया की बाउंड्री में कोई चेंज आया है क्या, इंडिया की बाउंड्री में कोई भी चेंज आया है क्या, नहीं. इंडिया की बाउंड्री में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आया है. तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है. यहाँ पे जो इंडिया की बाउंड्री थी ये अभी भी ऐसी है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चेंज हुए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, अगर आप लोगों को अगर ये चीज़ पता होगी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करते हैं. ठीक है, या फिर आप अगर पीछे भी पता होगा तो यहाँ पे गुजरात था और ये वाला जो पूरा एरिया था ये बॉम्बे महाराष्ट्र के पास था. फिर यहाँ पे गुजरात बनाया, गुजरात को काट दिया और इधर से ये एमपी बना दिया. ये चीज़ हुई थी कि नहीं हुई थी. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हुई है हमारे पास. तो यहाँ पे भी स्टेट्स की बाउंड्रीज को ऑल्टर करा गया कि नहीं करा गया. तो इसलिए कहा जाता है कि ये किसकी चॉइस पे हुआ था, पार्लियामेंट ने कहा था. तो इसलिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट कैन रिड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल. हैंस दैट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटेड. ज़रूरी नहीं कि जम्मू कश्मीर इतना है तो ये इतना ही रहेगा. आज से 10 साल बाद जम्मू कश्मीर इतना भी हो सकता है यहाँ पे, या फिर ये इतना सा भी हो सकता है. ठीक है, तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है. इसलिए कहा जाता है कि इंडिया इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल. इंडिया को आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते लेकिन जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टेबल हैं. स्टेट्स को आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, उनको बना भी सकते हो, उनको बढ़ा भी सकते हो, उनको छोटा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा केसेस को एक बार समझ लेते हैं. ये शायद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है. द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, इसे एक बार रीड कर लीजिए. द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर दैट लॉ मेड फॉर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स and formation of new state and alteration of area boundaries or names of the existing states are not to be amended of the constitution under article 368. This means that such law can be passed by simple majority and by ordinary legislative process. देखो आर्टिकल 368 क्या होता है, मैं थोड़ा सा, ये पार्लियामेंट को पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को मेंशन कर दिया है कि आर्टिकल 3 के अंदर, आर्टिकल 2 के अंदर जब हम बात करेंगे तो ऐसे कोई भी चीज़ इनके अंदर, इन दोनों आर्टिकल के अंदर लॉ बनाने के लिए आपको आर्टिकल 368 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. ये एक सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा.
और एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो जाएगा। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव सिंपल मेजोरिटी 50% हो, ये डिफरेंट होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये चार मेजोरिटी होती है, कभी बता दूंगी क्या एग्जैक्टली क्या होती है चार मेजोरिटी। अभी सिर्फ इतना जान दो, सिंपल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी 50% है ना, मोर देन 50% टोटल सीट्स के। एंड द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी कि आपने बिल इंट्रोड्यूस करा किसी मेंबर ने, वो एक सदन में पास हुआ, फिर उसको दूसरे में भेजा, दूसरे में पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसको कमेटी के पास भेज दिया, कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए, और कमेटी के पास नहीं भी भेजा तो फिर अगर वो पास हो गया तो फिर वो बिल बन गया, बिल पास हो गया, बिल पास हो गया यानी कि वो एक्ट बन गया। तो ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। अब थोड़ा सा अपन हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, हिस्ट्री में ऐसा क्या कहा गया था। सबसे पहले एक देखो यहाँ पे मुझे कनक्लेव्स याद नहीं है, शायद 111 थी। पंडित नेहरू 1958 की बात है, वहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान को कुछ कनक्लेव्स देनी थी या फिर ऐसा कोई केस हुआ था, बिरुबारी का एक जगह थी उस पर ये केस हुआ था। तो वहाँ पे पंडित नवाज जवान मतलब पंडित नेहरू उनको बोला गया था, मतलब ऐसे साइन करने के लिए कि आप ये कनक्लेव्स दे दो, ले लो, कुछ ऐसा था केस वहाँ पर। तो फिर इस चीज़ को अमेंड मतलब इस चीज़ को कोर्ट में चुनौती दे दी गई कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपना टेरिटरी का पार्ट आप कैसे दे सकते हो किसी को भी ना। तो उस टाइम पे ये बेरोबारी केस आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 3। अंडर आर्टिकल 3 समझ रहे हो ना, अंडर आर्टिकल 3 के अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, टू इंक्रीज बढ़ा दो, टू डिमिनिश, टू ऑल्टर और चेंज द। बोलता है कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 does not cover cession of Indian territory to a foreign country. Hence, Indian territory can be ceded to a foreign states only by amending the constitution under Article 368. तो उस टाइम पर ये बात कही गई थी कि अगर ऐसा करता है इंडिया, अपनी जो टेरिटरी का पार्ट है वो उसको देता है, तो उसको किसको अमेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 को। देन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट 1969 के अंदर ये बात कहता है, ध्यान से देखना, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर a constitutional amendment. It can be done by executive action as it does not involve cession of Indian territory to a foreign country. बात समझ में आई। ये कह रहा है कि अब 1969 के अंदर इन्होंने बोला कि अब जो पार्लियामेंट है उसको ये चीज़ को अमेंड करने के लिए, जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको सेटल करने के लिए आर्टिकल 368 को रिवोक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल मेजॉरिटी द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला केस अगर रिसेंट में आप देखोगे तो अभी हुआ है, शायद एक साल ही हुआ होगा मुश्किल से, अगर किसी कोई भी न्यूज़पेपर डेली मतलब पढ़ रहा हो तो याद होगा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को और इंडिया को कुछ कनक्लेव्स अभी दोनों ने एक दूसरे को ट्रांसफ़र करी है, वहाँ पे वो सिंपल मेजोरिटी से काम हो गया, वहाँ पे कोई भी 368 को रिवोक नहीं करा गया था, उसको कॉल नहीं करा गया था, सिंपल मेजोरिटी से वो काम हो गया था। हमने बहुत सारी कनक्लेव्स बांग्लादेश को दी हैं और बांग्लादेश ने भी कुछ हमें ट्रांसफ़र करी है, इंडिया ने ज़्यादा दी है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन ऐसा भी हुआ है, रिसेंटली के अंदर हुआ है। अब देख लो, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं आर्टिकल क्या बोल रहे थे। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है, बताया था, नेम भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है, टेरिटरी बताई थी यूनियन ऑफ इंडिया, पॉलिटी जो बताई थी, एडमिशन ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये ठीक है। ये सिक्किम वाला केस है ना, ये सिक्किम वाला भी बताऊंगी। यहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी थी, फिर वहाँ के राजा नहीं आना चाहते थे, तो फिर वहाँ पे जो कंट्री मतलब जो लोग थे वो इंडिया के अंदर आना चाहते थे, फिर वहाँ पे रेफरेंडम हुआ, फिर उन लोगों ने 98 या 99% ने चुना कि हमें इंडिया का पार्ट होना है। तो राजा की इच्छा के बिना भी वो लोग इंडिया के अंदर आए थे, स्टेट दिया था, लेकिन उस टाइम पर उनको कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए थे एज अ स्टेट, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वो सारे रिवोक कर दिए गए थे। तो जब दिए गए थे 1975 के अंदर, तब आर्टिकल 2A आया था, लेकिन उसके थोड़े मतलब टाइम बाद ये हटा दिया गया था, ये रिपील कर दिया गया था, तो अभी ये आर्टिकल हमारे पास नहीं है। आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और द नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। अब आर्टिकल 4 समझ लो, ये तीनों तो हमने बात कर ली है, अब आर्टिकल 4 की बात करते हैं। Law made under Article 2 and 3 to provide for amendment of the first and the fourth schedule are supplemental, incidental and consequential matter। देखो,
यहाँ पर ये जो बात करी गई है, देखो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल क्या बोलता है। फर्स्ट शेड्यूल जो होता है वो इंडिया और उसकी टेरिटरी की बात करता है, और यहाँ पे जो फोर्थ शेड्यूल होता है वो राज्यसभा के अंदर सीट्स को एलोकेशन की बात करता है, के अंदर सीट एलोकेशन की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो लॉ बनाए जाएंगे आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है 2 और 3 में, अगर आप 2 और 3 में क्या कर रहे हो, आप बाउंड्रीज को चेंज कर रहे हो ना, या तो अपने स्टेट में ले रहे हो, तो अगर बाउंड्रीज ऑल्टर हो रही है तो पॉपुलेशन भी ऑल्टर हो रही है, पॉपुलेशन भी ऑल्टर हो रही है तो सीट्स भी चेंज होंगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सीट्स राज्यसभा के अंदर भी चेंज होंगी। तो ये यही कह रहा है, ये सप्लीमेंटल है, इंसिडेंटल है और कॉन्सिक्वेंशियल है। तो इसके लिए ऐसा करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में चेंज होना है, तो ऐसा होगा ही। देखते इसी के लिए आपको 368, इन शॉर्ट 368 को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो द लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, क्योंकि अगर आप 2 और 3 में चेंज करोगे आर्टिकल में, तो फर्स्ट और फोर्थ में ऑटोमेटिकली चेंज होगा। और सप्लीमेंटल सप्लीमेंटल है, इंसिडेंटल है और कॉन्सिक्वेंशियल है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 368 लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी इन शॉर्ट 2 और 3 में चेंज करने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपल मेजॉरिटी से ये काम हो जाएगा। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस में नॉर्मल जैसे कोई बिल पास होता है वैसे ही पास हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आर्टिकल 1 से 4। मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बता दीजिएगा कि क्या मैं समझा पाई हूँ। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो मैं वापस से उस चीज़ को बता दूँगी। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड के अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ हार्डली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्टेट के ईयर के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में देख लेते हैं एक्चुअल में क्या था, उसके बाद अब प्रेजेंट कंडीशन जो स्टेट्स बने हैं वो कैसे बने हैं। यानी अब हम आ गए हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। हमने फर्स्ट पार्ट आर्टिकल 1 से 4 देख के उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो बात करेंगे वो हम हमारे सेकंड पार्ट की बात करेंगे। 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ four classification of the states of India: Union, Indian Union, that is part A, part B, part C and part D. स्टेट इन ऑल दे आर नंबर 29। जब हम स्वतंत्र हुए थे तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया को 4 पार्ट्स में बांट रखा था, ए में, बी में, सी में, डी में, जो कि टोटल कितने थे, 29 थे। अब ए बी सी डी क्या होते हैं। ए स्टेट्स वो थे जिन पे गवर्नर प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के। बी थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे विथ लेजिस्लेचर थे। सी जो थे वो चीफ कमिश्नर जो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट करा जाता था उसकी में रूल करते थे। ठीक है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड थे, यानी गवर्नर के द्वारा रूल हो रहा था। चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करता था गवर्नर। और पार्ट डी में अंडमान निकोबार को रखा गया था। अब उसके बाद ये मैप देखो, मैप क्या कहता है। 1947 की अपन बात करते हैं तो ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन, यहाँ पे ये जो ब्लू वाला है ना, ये ब्लू वाला पार्ट ये प्रिंसली स्टेट्स को है, ये वाला ब्लू प्रिंसली स्टेट्स है। यहाँ पे प्रिंसली प्रिंसली यानी राजाओं का राज था। ये जो पिंक देख रहे हो ये सारी ब्रिटिश टेरिटरीज थी। और ये जो ग्रीन है यहाँ पे ट्राइबल एरिया था। और ये छोटी छोटी गोवा वगैरह दिखाएंगे ग्रे के अंदर, जो अदर कॉलोनीज थी। उसके बाद 1950 के अंदर हमने 4 पार्ट्स में ए बी सी डी के अंदर डिवाइड कर दिया था। तो जो ए थे, ए वो गवर्नर, इलेक्टेड गवर्नर थे एंड स्टेट लेजिस्लेचर थी। जो पार्ट बी था वो प्रिंसली स्टेट्स थे, गवर्न बाय राज प्रमुख थे, और जिनको कौन अपॉइंट करता था, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। और जो सी स्टेट्स थे वो कमिश्नर के द्वारा अपॉइंट करे जाते थे, जिनको कौन, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। शायद मैंने पीछे गवर्नर बोल दिया था पार्ट सी के अंदर, तो वहाँ पे वो प्रेसिडेंट है, मतलब उस टाइम पे गवर्नर बोला जाता था तो मैंने उसी सेंस में बोल दिया, लेकिन वो प्रेसिडेंट उनको गवर्न मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था कमिश्नर को। तो उसके द्वारा वो पार्ट सी वाले रूल करे जाते थे। तो ये देखो ये अजमेर वाला पार्ट है, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये यहाँ, फिर यहाँ ये छोटा छोटा, ये इसके किसके पास था, जो छोटी पार्ट है ये पार्ट सी, ये किसके पास थे, कमिश्नर के पास थे, जो कि कौन अपॉइंट करता था, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। फिर 1956 के अंदर लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन होने लग गया। तो ये धीरे 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 ये देखो, ये गुजरात, अभी इसके बारे में आगे देखेंगे थोड़ा सा। गुजरात, ये महाराष्ट्र वाला एरिया एक ही था, ये पूरा एमपी था। ठीक है, ये पूरा यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाता था। फिर ये ऐसे से ये राजस्थान, पहले भी ऐसा था, राजस्थान में कोई भी चेंज नहीं आया, राजस्थान पहले भी ऐसा था और अभी भी ऐसा ही है। केरला, ये देखो जो येलो पार्ट्स है ना, ये येलो जो आप देख रहे हो ना, इनमें कोई भी चेंज नहीं आया अभी भी। लेकिन ये जो ग्रे पार्ट्स हैं इनकी बाउंड्री ऑल्टर हुई है। तो ये जो 1956 में, तो ये येलो पार्ट में कोई भी चेंज नहीं है, जो राजस्थान पहले जब था
वो भी अभी भी वही है। केरला जो पहले था वो भी अभी भी वही है। तो ये सारे स्टेट्स हुए हैं जिनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। अब देखो, सबसे पहले जब अपन बात हुई कि हम अब आज़ाद हो गए थे, आज़ाद होने के बाद गवर्नमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए देखो बहुत सारे काम चल रहे थे उस टाइम पर। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये थी कि जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। दूसरी बात हमारे पास ये हो रही थी कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं यानी जो राजाओं के पास है, भारत चाहता था कि बहुत सारी टेरिटरीज हम मतलब इंडिया के अंदर उसको कर ली जाए। इंडिया के अंदर कर ली जाए तो अब किस बेसिस पे उनको बांटा जाए कि सब में सब कोई भी कंप्लेन ना करे। कंप्लेन करेंगे तो टूटने का डर रहेगा। और उस टाइम पे हमारी हम इतने स्ट्रांग भी नहीं थे, हम बनना शुरू हुए थे। हमारा फॉर्मेशन एज एन इंडिया स्टेट जो था वो बनना शुरू हुआ था, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो उससे पहले जो सबसे पहले एक कमीशन आया, वो उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एसके धार कमीशन आया। उसने बोला कि आपको रीऑर्गेनाइजेशन करना है वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे करो, लिंग्विस्टिक बेसिस पे मत करो, भाषा के आधार पे मत करो, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे करो। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि कैसे बनाया जाए उसको ताकि हम पूरे अच्छी तरह से उसको गवर्न कर सकें, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा सकें। ना कि भाषा में दो भाषी लोग जैसे फॉर एग्जांपल गुजराती और महाराष्ट्री बोलने वाले साथ में रह सकते हैं, लेकिन आप ये देखो कि क्या हम गुजरात जो बना रहे हैं या फिर जो एरिया गुजरात को दे रहे हैं, कठियावाड़ को दे रहे हैं, तो क्या वो अलग अलग हैं? क्या उन पे हम रूल कर सकते हैं? अगर यहाँ पे कैपिटल है इस पार्ट में तो क्या वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है इफेक्टिवली? तो एस के धार कमेटी ने ये कहा था। ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ कि जब ये एसकेदार कमेटी आई तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कमेटी एक और आई जिन्होंने इस क्वेश्चन को वापस से कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक और कमेटी बनी थी जवाहरलाल नेहरू की, पटेल की और पिताजी सीतारमैया की। अ, पिताभी सीतारामैया, ठीक है, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। एंड फॉर्मली तो इन्होंने जब इनकी बनी थी, इन तीनों की बनी थी, तो इन तीनों ने ये रिजेक्ट कर दिया था इस बात को कि हम लिंग्विस्टिक बेस पे भाषा के आधार पर हम यहाँ पर देखो ये जब बनी ना इस कमेटी ने, सबसे पहले वाली ने भी बोला, धार कमेटी ने बोला कि आप भाषा के आधार पे इनको रीऑर्गेनाइज नहीं करो। फिर जब जवाहरलाल नेहरू, पटेल और इन तीनों की बनी तो इन्होंने भी बोला कि हम भाषा के आधार पे इनका रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन 1953 अक्टूबर के अंदर बहुत दंगे होने लग गए थे वहाँ पर। तो फिर उनको फोर्सफुली एक स्टेट बनाना पड़ा। जो सबसे पहला स्टेट भाषा के आधार पे बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। तो वो कब बना था? अक्टूबर 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश एक पहला स्टेट था, सबसे पहला स्टेट था जो भाषा के आधार पर बना था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब पहला स्टेट बन गया तो बहुत सारे जो स्टेट्स थे, बहुत सारे जो लोग थे वो भी बोलने लग गए कि हमें भी अपने भाषा के, हम इस भाषा गुजराती बोलने वाले हैं तो हमें अलग स्टेट चाहिए, हम तेलुगु बोलने वाले हैं, हम तमिल बोलने वाले हैं तो हमें अपना अलग स्टेट्स चाहिए। तो ये चीज़ होने लग गई थी। तो उसके बाद वहाँ पे फिर एक और कमेटी आई, जो तीन कमेटी आई थी, फैजल अली, के एम पनीकर और एच एन कुंजूरू की कमेटी आई थी। उसने ये बोला कि हाँ, उसने एक्सेप्ट कर लिया था इस बात को कि रीऑर्गेनाइजेशन हमें किसके बेसिस पे करना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पर। एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले एस के धार कमेटी आई। एस के धार कमेटी ने लैंग्वेज को मना करा कि आप लैंग्वेज के आधार पे मत करो। फिर हमारे पास आई जे, ठीक है, जेपीएस, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू पंडित और इनके तो इनकी जब आई तो इन्होंने भी बोला कि हम लैंग्वेज के आधार पर नहीं करेंगे। लेकिन फिर 1953 के अंदर, 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश बन गया फोर्सफुली फुली। तो फिर आंध्रा बना। तो फिर उन्होंने फिर एक और कमेटी वो करी फैजल अली की, फैजल अली, के एम और एच एन। तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे हम यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। तो फिर आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर। उस और ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया वो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया 1956 के अंदर। उसने क्या किया, जो पार्ट ए था पार्ट बी को एक साथ कर दिया, पार्ट सी को हटा दिया, और तब और डी तो सिर्फ अंडमान निकोबार ही था वहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर तब हमारे पास बने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी नवंबर 1956 को। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 के अंदर, उसने सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा 1956 के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास 1 नवंबर को, नवंबर 1 को 1956 के अंदर 14 स्टेट्स बने,
जो यानी कि अगर इनिशियली हमसे पूछा जाए कि हमारे पास कितने स्टेट्स थे, तो हमारे पास 14 स्टेट्स थे और हमारे पास कितनी यूनिट्स थी, 6 यूनियन टेरिटरीज थी। फिर उसके बाद अब अपन बात करते हैं कि 1956 के अंदर के बाद कैसे कैसे धीरे धीरे स्टेट्स बनना शुरू हुए। ठीक है, सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात दोनों टूटे 1960 के अंदर। 1960 के अंदर बॉम्बे और महाराष्ट्र, ठीक है, वॉज डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र फॉर मराठी पीपल स्पीकिंग और गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग, क्योंकि जो लास्ट कमेटी आई थी उसने बोल दिया था कि आप लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मराठी पीपल के लिए अलग हुआ, गुजराती पीपल के लिए अलग हुआ, और गुजरात हमारा कौन सा स्टेट बेटा, 15, क्योंकि देखो 14 और 6 यूनियन टेरिटरी थी, तो अब ये जो स्टेट बना वो कौन सा आया, 15। फिर उसके बाद दादरा नगर हवेली आया। ये यूनियन टेरिटरी बनाया गया कौन से इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 10वें 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 के अंदर। ये सब एक बार बस देख लेना, थोड़ा सा सिर्फ नज़र में रखना कि कौन सा अमेंडमेंट आया, ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। गोवा दमन एंड दीव बना, इंडिया ने एक्वायर करा था इनको पुर्तगीज से। ठीक है, पुलिस एक्शन 1961 के अंदर। तो गोवा दमन दीव हमारे पास कब आया, 1961 के अंदर। देखो सबसे पहले जो ये यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है, इनको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया किसके द्वारा, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा। गोवा दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी का जब 1961 के अंदर पुर्तगीज को भगा दिया गया पुलिस एक्शन के द्वारा, तो फिर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल 12वां 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया। लेकिन गोवा को 1987 में स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, यानी बोल दिया गया कि गोवा जो है हमारा एक स्टेट है, सबसे छोटा स्टेट है भारत का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बात करते हैं, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी जो थे उस पर फ्रेंच कॉलोनी थी, तो उन्होंने 1954 के अंदर इंडिया को दे दी थी, उसको दे दी थी। तो एक्वायर करने के बाद 1962 तक वो यूनियन टेरिटरी रहा पौंडीचेरी, लेकिन 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अभी भी, आपको पता है कि शायद दिल्ली और पौंडीचेरी की खुद की लेजिस्लेटिव है ना, तो ये अभी भी यूनियन टेरिटरी ही हैं। तो इसको कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दिया गया था, 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। दैन उसके बाद आया नागालैंड। नागालैंड आया 1963 में, उसको दर्जा दिया गया नागा हिल्स को। ठीक है, किससे निकाला गया था, आसाम से, 1963 के अंदर, याद रखना। हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश, ये निकाला गया 1966 के अंदर। पंजाब को हरियाणा, पंजाब में से काटा गया हरियाणा, जो कि हमारा 17 स्टेट बना, और फिर यूनियन टेरिटरी बना हमारे पास चंडीगढ़, और 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश को बनाया गया, वॉज एलिवेटेड टू द स्टेट, ये स्टैचू ऑफ द स्टेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश 1971 के अंदर बना। हरियाणा बना अपना 1966 के अंदर, फिर हिमाचल प्रदेश आया 1971 के अंदर। फिर आते हैं मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय की बात करते हैं। तो 1972 के अंदर 2 यूनियन टेरिटरी थी, मणिपुर एंड त्रिपुरा, और सब स्टेट का दर्जा दिया गया था मेघालय को। तो इनको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, एंड द 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग। देखो 1972 के अंदर क्या हुआ कि जो हमारे पास मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी हमें मानते थे, उन, और जो हिमालय को भी, मतलब सॉरी हिमालय नहीं, मेघालय, आई एम सो सॉरी, एंड द सब स्टेट ऑफ मेघालय, उनको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। और जो 2 यूनियन टेरिटरी वहाँ पे निकल के आती हैं, एक आती है मिजोरम की और एक अरुणाचल प्रदेश की। फिर मणिपुर जो होता है वो 19वां बनता है, त्रिपुरा 20th बनता है, और मेघालय अपना 21st स्टेट बनता है। और जो यूनियन टेरिटरी होती है मिजोरम की और अरुणाचल प्रदेश की, वो फॉर्म हो जाती है, मणिपुर 19, त्रिपुरा 20 और मेघालय 21, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलता है। फिर आते हैं सिक्किम की बात करते हैं। देखो इन 1947 सिक्किम बिकम अ प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड द कम्युनिकेशन ऑफ सिक्किम। 1947 के अंदर हम जैसे ही आज़ाद हुए थे, तो इसका मतलब क्या होता है कि सिक्किम का जो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन था वो किसके पास था, भारत के पास था। ये तीनों पावर भारत के पास थी, और उसके बाद जो इंटरनल इकोनॉमी वगैरह की चीज़ें वो सिक्किम के पास, खुद के पास थी। लेकिन मैंने बताया था अभी आगे भी बताया था कि एक रेफरेंडम कराया, वहाँ पे चोग्याल जो थे वो नहीं आना चाहते, उस किंग नहीं आना चाहते थे, लेकिन पीपल आना चाहते थे। तो फिर एक रेफरेंडम कराया गया था, फिर उन्होंने भारत को अपनी कंट्री चूज़ करा था। तो फिर 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 इंट्रोड्यूस
मैंने ये चीज़ बताई थी अभी 2A के टाइम पर। न्यू क्लास ऑफ स्टेटहुड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कन्फरिंग ऑन सिक्किम द स्टेटस ऑफ एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। फॉर दिस पर्पस अ न्यू आर्टिकल 2A एंड अ न्यू शेड्यूल 10th शेड्यूल कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एसोसिएशन वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 2A को उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, सिक्किम को एक स्टेटहुड मतलब देने के लिए वहाँ पे 2A को इंट्रोड्यूस करा गया था और 10th शेड्यूल आया था। लेकिन 1975 के अंदर एक रेफरेंडम होता है, फिर वो अबॉलिशन करते हैं जोग्याल डायनेस्टी का, और सिक्किम बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंदर। तो इट वॉज इनैक्टेड टू मेक सिक्किम अ फुल फ्लैज स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, यानी कि फाइनली 1975 के अंदर सिक्किम जो है हमारा एक राज्य बन जाता है। ठीक है, फिर मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 के अंदर स्टेट दे दिया जाता है। मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को पहले एक यूनियन टेरिटरी था, गोवा भी था, लेकिन उनको 1987 के अंदर स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनता है 2000 के अंदर। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से, बिहार से निकलता है झारखंड, उत्तराखंड निकलता है उत्तर प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ निकलता है मध्य प्रदेश से। फिर उसके बाद जो लास्ट वाला स्टेट होता है वो होता है 2014 के अंदर तेलंगाना निकलता है कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। फिर जम्मू कश्मीर, ये अभी एकदम रिसेंट का है, ये रेजोल्यूशन हुआ था 1970 को रिपील करने के बाद, तो इसलिए बोथ हाउस के अंदर passed by both house in the Parliament of India in August 2019. At the same time, a Reorganization Act was also passed, which would constitute the state into टू यूनियन टेरिटरीज। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, शायद ये नहीं बताई थी। तो अभी जम्मू और लद्दाख को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है, यूनियन टेरिटरी का दिया गया है। तो और कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि अगर कंडीशंस धीरे धीरे जैसे ही नॉर्मल हो जाएंगी तो उनको स्टेट रूट का दर्जा दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये स्टेट में से दो यूनियन टेरिटरीज निकाली गई, एक तो जम्मू कश्मीर थी और एक लद्दाख थी। ठीक है, और द रीऑर्गेनाइजेशन टुक इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। अब थोड़ा सा ये मैप के थ्रू समझ लेते हैं। 1947 के अंदर आप ये चीज़ देखोगे तो हमारा ये वाला मैप था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, मद्रास प्रेसिडेंसी, हैदराबाद, बंगाल, असम, त्रिपुरानी जो त्रिपुरा बना भी, मणिपुर। ठीक है, ये चीज़ थी, ये पूरा जम्मू कश्मीर था, ये पंजाब था, राजपूताना यानी राजस्थान, बॉम्बे प्रेसिडेंसी यहाँ थी, ये गोवा तो था ही था। फिर उसके बाद 1950 और 1960 की बात करें तो 1950 के अंदर आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो सेंट्रल इंडिया एंड सेंट्रल प्रोविंस आर मर्ज्ड। ये देखो, मैं अगर इस चीज़ की बात करती हूँ तो इस वाले के अंदर देखो, ये सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल प्रोविंसेस है ना, तो इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया था हमारे पास, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो यहाँ पे हैदराबाद बना दिया गया था, और अरुणाचल प्रदेश क्रिएट कर दिया गया था असम से। बंगाल, जो बंगाल था वो वेस्ट बंगाल हो गया था, असम से अरुणाचल प्रदेश को निकाल दिया गया था, और आंध्र प्रदेश जो है ये आंध्र प्रदेश आ गया था कहाँ से, मद्रास प्रेसिडेंसी से। ये हुआ था 1953 के अंदर। देन उसके बाद 1956 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखोगे तो हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक आ चुके थे। हिमाचल प्रदेश हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे कर्नाटक आ चुका है, तमिलनाडु आ चुका है, ये मद्रास प्रोविंस से आए हैं। यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश कर दिया गया है, और त्रिपुरा को यहाँ पे त्रिपुरा कर दिया गया है। बस ये चीज़ करी गई थी। फिर उसके बाद हम 1960 की बात करेंगे तो 1960 के बाद में गुजरात और महाराष्ट्र हमारे पास आ जाता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे 1963 की, तो नागालैंड, यहाँ से देखो नागालैंड निकलता है असम से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1966 की, तो 1966 के अंदर पंजाब और हरियाणा। ठीक है, हरियाणा निकलता है किससे, पंजाब से। 1972 की बात करोगे तो यहाँ पे मेघालय निकलता है कहाँ से, असम से। 1975 की बात करोगे तो सिक्किम ज्वाइन कर लेता है इंडिया को, इंडिया का पार्ट हो जाता है। उसके बाद 1987 की बात करोगे तो मिज़ोरम निकलता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मिज़ोरम निकल जाता है असम से। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 2000 की, तो 2000 में 3 स्टेट हमारे पास बनते हैं, ये उत्तराखंड,
यूपी से निकलता है, उत्तर प्रदेश से निकलता है, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ निकलता है, मध्य प्रदेश से, और ये बिहार से निकल के झारखंड एक अलग राज्य हो जाता है। उसके बाद 2014 की बात करोगे तो 14 के अंदर यहाँ पे देखो, ये जो आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना, पूरा आंध्र प्रदेश का एरिया था, तो यहाँ पे ये तेलंगाना बना और ये आंध्र प्रदेश बना। डन। उसके बाद अगर हम आज बात करते हैं तो आज यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरी बनी, एक तो जम्मू कश्मीर की और एक लद्दाख की। तो एट प्रेजेंट हमारे पास ये इंडिया का मैप है, ये जम्मू कश्मीर की एक यूनियन टेरिटरी और ये लद्दाख की एक टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरीज है। ये टाइमलाइन है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे मैंने भी विकीपीडिया को यूज़ करा है, यहाँ पे गूगल को यूज़ करा है, और ये मैप्स वगैरह मुझे वहीं से मिले। 1957 के अंदर असम, नागा हिल। 1960 के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र, बॉम्बे से निकला। 1961 के अंदर गोवा ने ज्वाइन करा, ठीक है। 1962 के अंदर पौंडीचेरी बिकम ऑफिशियल, पौंडीचेरी ऑफिशियली बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन। 1963 के अंदर नागालैंड। 1966 के अंदर पंजाब हरियाणा यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ वॉज क्रिएटेड। ये चीज़ है, ठीक है। दैन उसके बाद अगर हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड का दर्जा मिला। 1972 के अंदर मणिपुर त्रिपुरा को स्टेटहुड का दर्जा मिला। मिजोरम, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी असम से निकली। 1975 के अंदर सिक्किम ने हमको ज्वाइन करा रेफरेंडम के बाद। 1987 के अंदर मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा मिला। गोवा, दमन एंड दीव को स्प्लिट करा गया, गोवा को स्टेट बनाया गया और यूनियन टेरिटरी बनाया गया दमन एंड दीव को। ये सारी चीज़ें हैं। 1991 के अंदर दिल्ली वॉज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। फिर दैन उसके बाद बात करते हैं 2000 की। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे 1991 की बात करी थी। दैन उसके बाद हम बात करते हैं वापस से 2000 की। 2000 के अंदर उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ बना था। यहाँ पे उत्तरांचल आया था, यहाँ पे बिहार, ये तो यूपी से आया था, ये बिहार से आया था, और ये एमपी से आया था छत्तीसगढ़, ठीक है। 1914 के अंदर तेलंगाना आया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पहला हमारा एरिया था, लेकिन ये अब जम्मू कश्मीर बन गया है और ये चीज़ लद्दाख हो गई है, ठीक है। और अब एक बार ये एकदम लास्ट है, ये जो चीज़ है मैंने टाइमलाइन ले ली है विकीपीडिया से। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और याद करना है तो कर लेना, वैसे इसकी ज़रूरत में सच नहीं है, बस ईयर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और वैसे भी मैंने टाइमलाइन बता दिया, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आंध्र प्रदेश, एक बार मैं बोल देती हूँ। आंध्र प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को। अरुणाचल प्रदेश 20 फैब 1987 को। असम बना 2 दिसंबर 1928 को। बिहार आया 22 मार्च 1912 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। गोवा 30 मई 1987। गुजरात 1 मई 1960। हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948। झारखंड 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। महाराष्ट्र 1 मई 1960। मणिपुर मेघालय 21 जनवरी 1972। मिजोरम 20 फैब 1987। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। उड़ीसा 1 अप्रैल 1963। पंजाब 1 नवंबर 1966। राजस्थान 30 मार्च 1949। सिक्किम 16 मई 1975। तमिल 1 नवंबर 1956। तेलंगाना 2 जून 2014। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। उत्तर प्रदेश 24 जन 1950। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। वेस्ट बंगाल 20 जून 1947। यूटीज़ की बात करते हैं। अंडमान एंड निकोबार 1 नवंबर 1956। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966। दादरा नगर हवेली 26 जनवरी 26 जनवरी 2020। दिल्ली 1 नवंबर 1956। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप 31 अक्टूबर 2019। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956। पौंडीचेरी 1 नवंबर 1954, ठीक है। ये स्टेट्स हैं। और अगर ये आपको देखनी हो, इसकी जो टेबल्स नोट दे रखी है, क्या फॉर्मेशन के पहले क्या क्या चीज़ थी, तो एक बार वो देख लेना। लेकिन इस सब की ऐसा ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता। बस एक बार ईयर्स को थोड़ा सा याद कर लेना कि ये कब बना और कैसे बना। उसके बाद इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। एंड अगेन once and again happy new year to all of you.